हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, ये वीडियो प्रतिदिन शाम को आपको 7 बजे 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसी समय देख लें। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत ही एक बर्निंग इशू के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि संबंधित असम से। तो आप लोगों ने CAA NRC सब सुना होगा, तो उसी के जद में आता है असम समझौता। तो असम समझौता क्या है, उसके अंतर्गत सेक्शन 6 मतलब धारा 6 क्या कहती है, जिसको लेकर के हमेशा विवाद बना रहता है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, असम समझौता क्या है, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे वो इस वीडियो में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आप CAA देख रहे हैं मतलब यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना है उसका आसाम से अलग परिदृश्य है लेना देना, और पूरे देश भर में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका अलग वहाँ पे परिदृश्य बनता है। तो दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते, दोनों यहाँ पर अलग अलग देखना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं तरीके से जाकर के जो वर्तमान की सिचुएशन है हमारे देश के अंतर्गत जो नागरिकता संशोधन बिल के बाद कानून बन गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स से संबंधित क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है आपसे। तो आसाम समझौता से संबंधित जो फैक्ट रहेंगे, जो वहाँ पे उससे संबंधित व्यक्ति रहेंगे वो पूछे जा सकते हैं। कौन सा एरिया उसमें संबंधित है ये पूछा जा सकता है। कौन से देश उसमें संबंधित है, कौन से जनजाति उसमें संबंधित है ये पूछा जा सकता है। और आसाम समझौते की जो सेक्शन 6 मतलब धारा 6 है क्या कहती है ये पूछा जा सकता है। और मेंस में इससे संबंधित जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही है, चुनौतियाँ रही है, कार्यवाहियाँ हुई है, कौन कौन से पक्ष उसमें शामिल हुए हैं, इससे संबंधित यदि आप फैक्ट के साथ लिखते हैं, सवाल पूछा जाता है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा वेटेज दे के चला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इसे पढ़ क्यों रहे। तो मैंने इसका कारण बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कारण और भी है जो कि हमें जानना होगा। तो देखिए, असम समझौते की जो धारा 6 है कि कार्यान्वयन हेतु 15 सदस्य टीम गठित की गई थी। सदस्य की जो उच्चाधिकारी समिति गठित की गई थी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे, कह सकते हैं मुख्य थे, वो थे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपनी रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंप दिया है। तो देखिए, ये जो पूरा रिपोर्ट बनाया गया है उसमें क्या प्रमुख बिंदु सामने आए हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का गठन जुलाई 2019 में न्यायमूर्ति विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में असम समझौते की धारा 6 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु इस संदर्भ में क्या क्या सिफारिश देनी है इसके लिए की गई थी। तो ये समझना होगा किसने के कहने पर किया गया था। तो न्यायमूर्ति विप्लव कुमार शर्मा, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा बात कही गई थी कि एक कमेटी बनाई जाए, और कमेटी बना करके बनाने का काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और वो कमेटी पूरा का पूरा उस समझौते से रिलेटेड जो भी यहाँ पे फैक्ट थे उसकी यहाँ पे जांच पड़ताल करेगी और वो पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। असम सरकार द्वारा यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया जा चुका है। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है पूरा का पूरा गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि जो इंटरनल जो भी देश के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी होता है उसको देख रेख पूरी की पूरी गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। तो यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, फिर गृह मंत्रालय उसके ऊपर जो भी यहाँ पर संज्ञान होगा, उस रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं उसको लेकर के वो कार्य करेगी। तो इसके साथ ये याद रखना होगा हमें कि असम में एक यूनियन है जिसका नाम है यहाँ पर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसे हम आसू के नाम से जानते हैं। आसू के 3 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। तो हमें ये समझना होगा दोस्तों यहाँ पर कि असम समझौता क्या कहता है। तो देखिए, वर्ष 1971 में उस समय का तत्कालीन पाकिस्तान और इसके बाद बन गया था यहाँ पर बांग्लादेश, मतलब वर्तमान का बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक जो कार्यवाहियाँ हो रही थी, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय मतलब तत्कालीन समय का पाकिस्तान और अभी का बांग्लादेश, उससे लगभग बहुत सारे शरणार्थी भारत आए थे। उनके नंबरों की अगर हम बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर असम में शरण लेने के लिए आए थे। फिर ऐसा हुआ कि जब आप देखते हैं कि जब बांग्लादेश वहाँ बन जाता है, भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया और फिर पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश एक नया राज्य स्थापित किया, और वो जो राज्य बना वो एक देश बना जिसको भारत ने सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन दिया था। तो जब वो नया एक देश बन गया तो वहाँ पे जो पूर्वी जो असम था, असम में जो लोग रह रहे थे वो बांग्लादेश में नहीं गए, कुछ लौट के चले गए, कुछ लौट के नहीं गए। तो ये वाली जो समस्या थी, ये समस्या बांग्लादेश के बनने के बाद भी जारी रही। उसके बाद ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर बांग्लादेशी जो थे वो अवैध रूप से रहने लगे।
तो ऐसा देखते हुए बहुत सारा वहाँ पे एजिटेशन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। तो 1971 के बाद जब बांग्लादेशी अवैध रूप से असम में रहने लगे तो वहाँ की जनसंख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। तो वहाँ का जो डेमोग्राफी था आसाम की डेमोग्राफी में जो उनका खुद का पॉपुलेशन था वो बहुत कम हो गया वहाँ पे। और जब वो कम हो गया तो फिर यहाँ पे थोड़ी डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। वहाँ के निवासी जो थे, निवासियों में जो थे वह उनके निवासियों में उनकी भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो सुरक्षा की भावना थी वो उन्हें डर लगने लगा। तो उस डर की वजह से उन्हें ये सारी चीज़ों को लेकर के भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इसी कारण 1978 के आसपास वहाँ पर एक आंदोलन शुरू हो जाता है। और ये जो आंदोलन शुरू होता है वह इतना अग्रेसिव हो जाता है आंदोलन कि उसको लेकर के बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर असम में जो घुसपैठियों के खिलाफ 1978 से लंबे समय से जो भी यहाँ पे आंदोलन शुरू हुए उसका जो 1983 के आसपास बहुत ही ज़्यादा भीषण, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जो केंद्र सरकार बैठी रहती है उस समय जो राजीव गांधी तत्कालीन समय के प्रधानमंत्री होते भारत के, उनको इनके साथ एक समझौता करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो इसका परिणाम ये होता है कि 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और जो भी आंदोलनकारी थे उन आंदोलनकारियों में आसू जो संगठन था वो सब मतलब अच्छा खासा कह सकते हैं कि उसमें इन्वॉल्व था। तो उसी समझौते के बीच असम समझौता कहते हैं, जिसे हम असम अकॉर्ड कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो असम समझौते के मुताबिक एक डेट रखी गई, वो डेट थी यहाँ पे 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को जाना होगा वहाँ से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये डेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों इसमें, कि जो 25 मार्च 1971 के बाद जो भी यहाँ पर आए थे भारत में उन सभी को बांग्लादेश जाना होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। समझौते के तहत ये कही गई थी यहाँ पर कि 1961 से 51 से लेकर 61 मतलब 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार देने का फैसला किया गया। मतलब वे लोग जो 1951 से लेकर के 1961 तक भारत में आ चुके थे उनको यहाँ पर मतदान देने का अधिकार रहेगा और उनको यहाँ पर पूर्ण नागरिकता का भी अधिकार रहेगा। किंतु यदि वे लोग 1961 से लेकर के 1971 के बीच में आए हैं तो उनको यहाँ पर नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिए, किंतु यहाँ पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। ये विशेष रूप से याद रखना है कि 1961 से 1971 के बीच में आने वाले लोगों को नागरिकता दिया गया, वे सारी सुविधाएं दी गई उन्हें, लेकिन यहाँ पर बस उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ये जो दो डेडलाइन थी ये बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण था। फिर इसी असम समझौते का जो धारा 6 है, धारा 6 में ये कहा गया है कि धारा 6 में असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और धरोहर के संरक्षण तथा उसे बढ़ावा देने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी एवं प्रशासनिक उपाय करने का प्रावधान है। इस संदर्भ में गठित समिति का कार्य इन प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्ष 1985 से अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा करना था। तो इसी के अंतर्गत जो अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसी को लेकर के रिपोर्ट सौंपी गई है। फिर यह महसूस किया गया इन सारी चीज़ों को लेकर के कि असम समझौते की धारा 6 को समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के लगभग 35 वर्षों के बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। मतलब जो उनकी भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बनाए रखना था, ये सारी चीज़ों को लेकर के उनमें अभी भी असुरक्षा की भावना व्याप्त है। और ये जो कार्य करना था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने इसको लेकर के कार्य नहीं किया है। राज्य सरकार की बात करें हम तो इसलिए केंद्र सरकार ने असम समझौते की धारा 6 के संदर्भ में संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित सिफारिशें देने के लिए समिति का गठन किया था कि वो समिति पूरी जांच करे, जांच के बाद पूरी जो भी उसको सुझाव लगते हैं वो सुझाव केंद्र सरकार को दे, केंद्र सरकार उसके लिए बाकायदा कार्य करने की योजना बनाएगी। तो देखिए धारा 6 के तहत की गई कार्यवाही क्या क्या बात रखती है सामने। तो वर्ष 1961 में असम समझौते की जो धारा 6 के तहत आसाम सरकार ने ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो का गठन किया था। आसाम सरकार तथा भारत सरकार उसी समझौते के तहत द्वारा की जा रही वित्तीय सहायता के कारण यहाँ सभी प्रकार के आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं। ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार ने 10 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूरी दी है। वर्तमान में आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर चल रहा है। वर्ष 1998 में आसाम के लोगों की संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान हेतु कार्य के लिए केंद्र व असम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र सोसाइटी का गठन किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आसाम के 5
स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास का कार्य आरंभ किया गया। ये स्मारक कौन कौन से हैं? तो इन स्मारकों में अगर हम देखें तो पहला था इसमें सिंगरी मंदिर के अवशेष, दूसरे थे उर्वशी पुरातत्व स्थल, तीसरा था पोवा मेक्काय हाजो, चौथा था केदार मंदिर हाजो, पांचवा था हयाग्रीवा माधव मंदिर हाजो। ये 5 पूरा स्थान मतलब स्मारक स्थल थे जिनको सुरक्षा और संरक्षण और विकास के लिए यहाँ पर कार्य किया करने के लिए आरंभ किया गया था। फिर अब हम बात ये करते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं पूरे के पूरे चीज़ों को लेकर के अभी जो अभी तक शॉर्ट आउट नहीं की जा सकी है। तो देखिए, अगर हम चुनौतियों की बात करें यहाँ पर, तो असम के जो मतलब पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ पर असम के जो यूनियन था, मतलब स्टूडेंट यूनियन था यहाँ पर के प्रतिनिधियों के रूप में असम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता प्रफुल्ल महंत के अनुसार क्या कहा गया है, उनके अनुसार ये कहा जाता है, हमेशा से यह कहा गया है कि असम समझौते की धारा 6 को असम की जनसंख्यांकिकी और राज्य की संस्कृति पर वर्ष 1951 और 1971 के मध्य प्रवासन के प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करना चाहिए था, किंतु यह संभव नहीं हो पाया, ये उनका कहना है। फिर इसके बाद कई विशेषज्ञ जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के असम समझौते पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर काफ़ी चिंता दर्ज करा चुके हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो अब हम बात करें कि आगे क्या क्या सिचुएशन है जो कि आ रही है और आगे क्या क्या होने की संभावना है, तो देखिए, राज्य में असमिया बनाम बाहरी मुद्दा कोई नया नहीं है, ये मुद्दा पहले से ही बना हुआ है और बल्कि देश की आज़ादी के बाद यहाँ ये मुद्दा पहले से कहीं ज़्यादा ज्वलंत हो चुका है। फिर इन मुद्दों को सुलझाने के लिए अब तक कई प्रयास किए जा चुके हैं, किंतु किसी भी प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली है। फिर आवश्यक ये है कि इन मुद्दों को संबंधित विभिन्न हितधारक एवं मंच पर एकत्रित होकर यथासंभव संतुलित बनाने के लिए खोजा जाएगा और उसके लिए बाकायदा सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और यदि हम बात करें यहाँ पर कि CAA जो नया बिल लेकर के आएगा उसको असम को लेकर के क्या प्रॉब्लम है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्पष्ट करा दूँ, जैसा कि हमने यहाँ पे डेट देखा था, डेट ये देखा था कि जो डेडलाइंस देखी थी उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 25 मार्च 1971 तक के रहने वाले जो भी उस डेट तक रहने वाले जो भी असम में रह रहे थे उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो नया आया है उसमें ये बोला गया है कि वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आ चुके हैं उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। तो ये जो डेट है यहाँ पर 25 मार्च 1971 और 31 दिसंबर 2014, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। यहाँ पे दोनों पे देखेंगे आप तो इन दोनों के डेट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो इस डेट को लेकर के यहाँ पर आसाम में प्रॉब्लम है, तो आसाम की सिचुएशन अलग है और अन्य देशों के क्षेत्रों में जो देखते हैं उसकी सिचुएशन अलग है। आई होप, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये जो मैंने समझाने की कोशिश की कि आसाम समझौता क्या है और CAA से उसका क्या संबंध है, ये मैंने आपको क्लियर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है और जो भी अगर यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय होता है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं कोशिश करूँगा उसको भी वहाँ पे दूर किया जाए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन की 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दी है फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDFs के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों, ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब YouTube चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।